चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा का लास्ट एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी का अलजेब्रा का लास्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और एक्स वाई जेड का आंसर निकालना है। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशन दिया रहता है और एक्स वाई का आंसर निकालना था वहाँ पे। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का निकालना है, लेकिन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, एक्स वाई और जेड। याद करो क्लास 10th में अगर 2 वेरिएबल था तो 2 इक्वेशन था, जब 3 वेरिएबल होगा तो 3 इक्वेशन होगा। और आपको यहाँ एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो बड़ा ही आसान है निकालना। इसको 2 तरीके से बनाते हैं, एक मैट्रिक्स मेथड और एक डिटर्मिनेंट मेथड। बोर्ड में सिर्फ मैट्रिक्स मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड तुम्हारा कुछ किताबों में दिया है या मेंस या एडवांस के कॉन्सेप्ट में वो चला जाएगा। तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैट्रिक्स मेथड है वो हम लोग देखेंगे। देखिएगा, बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे ए बी सी नाम दिए। अब मैट्रिक्स ए है क्या, तो वो मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स के आगे वाला, वाई के आगे वाला और जेड के आगे वाला जो दिख रहा है उसका मैट्रिक्स। पहला इक्वेशन में देखो, एक्स के आगे में A1 है, वाई के आगे B1 है और जेड के आगे C1 है, तो वो पहला रो बनेगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में एक्स के आगे वाला, वाई के आगे वाला और जेड के आगे वाला सेकेंड लाइन यानी सेकेंड रो बनेगा। और थर्ड इक्वेशन का एक्स के आगे वाला, वाई के आगे वाला और जेड के आगे वाला वो थर्ड रो बनेगा। तो मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स बनाएंगे। दूसरा मैट्रिक्स नाम दे देते हैं बी, ये इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका मैट्रिक्स बनेगा। इसमें वेरिएबल एक्स है, वाई है और जेड है। ध्यान से देखिएगा, ये मैट्रिक्स हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा। जो वेरिएबल का मैट्रिक्स होगा वो हमेशा कॉलम होगा। और एक लास्ट में मैट्रिक्स सी बनाएंगे जो कांस्टेंट है, इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट है उसका मैट्रिक्स। समझ में आई क्या होगा? 3 मैट्रिक्स बनाने का है ना। नाम दे देते हैं ए बी सी। ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, बी जो वेरिएबल दिख रहा है उसका कॉलम मैट्रिक्स, और सी जो उस इक्वेशन का कांस्टेंट वैल्यू है जो बराबर के बाद लिखा है उसका एक कॉलम मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखना, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी तो क्लियर हो गया ना। अगर ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई कर दें और बराबर सी कर देते हैं, तो हमको वापस से इक्वेशन मिल जाएगा। देखना कैसे, ये रहा ए का वैल्यू, ये रहा बी का वैल्यू, ये रहा सी का वैल्यू। इधर से रो उठेगा ना और इधर से कॉलम उठेगा। मल्टीप्लाई करो, A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर है किसके? D1 के। तो बोलोगे A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1। जैसे ही बराबर D1 करेंगे मेरा पहला इक्वेशन तैयार। सिमिलरली आप उसी तरीके से सेकेंड रो को उठाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, D2 के इक्वल करोगे तो सेकेंड इक्वेशन आएगा, और जब ये उठ के जाएगा तो थर्ड इक्वेशन आएगा। तो अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें और बराबर सी कर दें तो हमको वापस से इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ लिखा गया है, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी के बराबर करेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, हम लोगों को इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड का आंसर निकालना है। एक्स वाई जेड हमारा मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी का आंसर निकालना है। तो बी को यहाँ पे छोड़ दे और ए को उठाकर इधर ले जाए। तो ए भाई साहब इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में। अच्छा, किसी मैट्रिक्स को जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं यानी आई बाई ए को ए इनवर्स बोलते हैं। अब दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए कि आई आया कहाँ से। ये जो ए है अगर इधर गया तो डिवाइड में गया, नीचे में है ना, तो इसको 1/a लिख सकते हैं ना। और आपको मालूम है मैट्रिक्स में 1 नहीं लिखा जाता, 1 के लिए आई लिखा जाता है। तो I/a और इनटू में सी, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन साधारण भाषा में समझो बस। I/a इंटू सी, और I/a को क्या बोलते हैं? ए इनवर्स इंटू सी। तो बी जो है हमारा, जो एक्स वाई जेड जिसका आंसर चाहिए वो बराबर है, किसके बराबर है? ए इनवर्स इंटू सी। अगर बी चाहिए तो ए इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये दोनों मालूम होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सी तो मालूम है लेकिन ए इनवर्स अभी मालूम नहीं है। अभी हम लोगों को मैट्रिक्स ए पता है, ए इनवर्स निकालेंगे और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का आंसर आ जाएगा। बात को बुझ गए?
अगर हमको बी का आंसर चाहिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, बी बराबर ए इन्वर्स इंटू सी, यानी बी का आंसर चाहिए तो आप ए का इन्वर्स निकालो, सी से मल्टीप्लाई करो, बी का आंसर तैयार। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, टोटल क्वेश्चन 16 है इसके अंदर, 1 से 6 अलग क्वेश्चन है और 7 से लेकर 16 तक अलग क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग 7 to 16 क्वेश्चन देखते हैं, 7 से 16 वाला, और इसके बाद 1 से 6 वाला भी देखेंगे। इसमें एक्स वाई जेड का आंसर निकालना है। अगर एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट है तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे सिर्फ एक्स वाई प्रेजेंट है, तो एक्स वाई का आंसर निकालेंगे। अच्छे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन दिया है। ये तो कोई क्लास 10 का स्टूडेंट भी बना लेगा, लेकिन वो बनाएगा अलजेब्रिक मेथड क्लास 10 वाला लगाएगा। हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ करके बनाएंगे। तो मैट्रिक्स का यूज़ करने का सीधा कॉन्सेप्ट है, 3 मैट्रिक्स तैयार करो, ए बी सी। ए बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी वेरिएबल एक्स के आगे वाला वाई के आगे वाला पहला लाइन, एक्स के आगे वाला वाई के आगे वाला दूसरा लाइन। बी बनेगा जो वेरिएबल दिख रहा है उसका कॉलम मैट्रिक्स, और सी बनेगा बराबर के बाद वाला कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स। फॉर्मूला क्या हमारे पास, बी बराबर ए इन्वर्स इंटू सी, यानी सी तो दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना हम लोग एक्सरसाइज 4.5 में पढ़े हैं कोफैक्टर से। तो सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, 5 का 3, यानी A11 का 3 आएगा, A12 का 7 आएगा, लेकिन 1 2 है तो जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, और A21 का 2 होगा, लेकिन फिर 2 1 जोड़ेंगे 3 और तो माइनस हो जाएगा, और इसका A22 का 5। ये हम लोग बहुत बढ़िया से 4.4 में भी या 4.5 में भी देखे हैं। तो ये कोफैक्टर निकल गया। अच्छा, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ए का, तो देखो डिटर्मिनेंट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, 2 रो 2 कॉलम है, तो 5 3 ज़र 15 माइनस 7 2 ज़र 14। तो ये लिखा गया यहाँ पे 5 3 ज़र माइनस 7 2 ज़र। एडजॉइंट का मतलब होता है जो भी कोफैक्टर मालूम है उसका एक मैट्रिक्स तैयार करो और ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो वाला कॉलम में। तो देखो A11 के बाद A12 होता है रो में, लेकिन उसको कॉलम में ले जाएंगे तो A11 A12, फिर A21 और A22 सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अब इसका वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। अच्छा, ये सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 14 1 आएगा, तो सीधा ए इन्वर्स आ गया। फॉर्मूले में देखेंगे तो ए इन्वर्स इंटू सी है, तो ए इन्वर्स पता चल चुका है, सी पहले से पता था, आंसर भी आ जाएगा। तो बी बराबर ए इन्वर्स इंटू सी, ए इन्वर्स का वैल्यू और सी का वैल्यू, बी की जगह पे एक्स वाई जो है रख दिए। अब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, रो कॉलम 3 4 ज़र माइनस 2 5 ज़र, सिमिलरली माइनस 7 4 ज़र और 5 5 ज़र। सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का आंसर, एक्स के सामने वाला एक्स का, वाई के सामने वाला वाई का, आंसर आ गया। इजी है, बस सारा खेल ए इन्वर्स का है। ए इन्वर्स निकालना हम लोग 4.5 में और 4.4 में देखे हैं हम लोग। तो यहाँ 3 वेरिएबल वाला है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन बहुत जम किए हम, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक जैसा है, आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 मैट्रिक्स तैयार करना है, ए बी सी। ए की बात करेंगे तो एक्स के आगे 2 है, वाई के आगे 1 है और जेड के आगे 1 है, तो पहला रो। इसमें एक्स के आगे 1 है, वाई के आगे -2 है और जेड के आगे, देखो ये गलती से प्लस लिखा गया था लेकिन माइनस है, तो जेड के आगे -1 है, ये हो गया सेकेंड रो। इसमें तो एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं, इसका मतलब जो नहीं होता उसको ज़ीरो लगाकर यहाँ पे जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अब देखो एक्स के आगे 0 है, वाई के आगे 3 और जेड के आगे -5, बन गया मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स भी वेरिएबल वाला एक्स वाई जेड था, तो एक्स वाई जेड कॉलम में। मैट्रिक्स ही कांस्टेंट 1 3/2 और 9, ये 3/2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए का इन्वर्स निकालना होगा हमको, क्योंकि फॉर्मूला बी बराबर ए इन्वर्स इंटू सी है। अच्छा, इन्वर्स निकालने के लिए सारे का कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि 4.4 में कोफैक्टर निकालना सीखे हैं, 4.5 में यूज़ किए हैं, तो 4.6 में भी वही काम करेंगे, तो फालतू में बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा। थोड़ा शॉर्टकट अब इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना है तो रो और कॉलम गोल, यही 4 बचा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 ज़र 10, फिर फॉर्मूले का -3 इंटू -1 -3, अच्छा माइनस माइनस +3, सॉल्व करेंगे 13 आ गया। A12 की बात करें, इस एलिमेंट की बात करें तो रो और कॉलम ख़त्म, 1 इंटू -5, देखो -5, फॉर्मूले का माइनस, 0 इंटू -1 0। अच्छे -5 में 0 घटाओगे -5 आएगा, चूँकि ये 1 2 वाला पोजीशन है, जोड़ने पे और आता है तो आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस +5। उसी तरीके से A13 निकालेंगे, आपको पता ही क्या किया जाता है, तो यहाँ से रो कॉलम ख़त्म, 3 1 ज़र 3 -0 इंटू 2 0, 3 - 0 3 आ गया। सिमिलरली A21 निकला है यहाँ से इस एलिमेंट का,
तो रो और कॉलम ख़त्म, तो 1 इंटू -5, फिर फॉर्मूले का -3 1 से 3, तो -5 -3, लेकिन 2 1 पोजीशन जोड़ोगे तो 3 आता है और आगे माइनस लगा देंगे, जोड़ेंगे तो सीधे सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट का A22 का A23 का A31 A32 A33 हम लोग पहले ही बहुत सारा ऐसा काम कर चुके हैं, तो ये सारा काम लोग करना जानते हैं। इस तरह से निकालने के बाद अब अगला है, क्योंकि हमको ए का इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए के साथ साथ डिटर्मिनेंट भी निकाला जाएगा। इसे डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, चूँकि कोफैक्टर निकाल चुके थे तो कोफैक्टर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जो एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ाया गया है कि किसी भी एक लाइन को चुनने का, अगर हम पहला लाइन चुनते हैं तो A11 A12 A13, उसको उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। बस सारा कुछ पता था, रख दिया यहाँ पे। अब स्मॉल ए मालूम ही है, एलिमेंट को बोलते हैं, ये 2 1 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर दिए तो 34 आ गया। अब देखो यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट बोलते किसको हैं, तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। अच्छा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 A13 पहला रो, उसको कॉलम में लिखोगे तो क्या लिखोगे A11 A12 A13, क्योंकि आपको ट्रांसपोज भी करना है ना, तो रो वाला कॉलम में लिख देंगे। उसी तरीके से A21 A22 A23 जो सेकेंड रो होगा वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। एक स्टेप छोड़ दिए हम, अब छोड़ना ही छोड़ना, क्योंकि फालतू में उतना टाइम बर्बाद नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं ना, तो शॉर्टकट मार सकते हैं। तो यहाँ पे कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज कर दिए, यानी सीधा है, रो को कॉलम में डायरेक्ट लिख दिए, उसका वैल्यू पुट कर दिए, इन्वर्स निकल चुका है। अब B बराबर A इन्वर्स इंटू सी है, A इन्वर्स को C से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट बाहर है, बाहर ही रहने दो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आएगा। अच्छा, जोड़ो हटाओगे तो ये आ जाएगा। अब 34 पे 34 करोगे तो 1 आएगा, 17/34 काटोगे 1/2 आएगा, ये 51 34 दोनों 17 से कटता है, 3 बार में, ये 2 बार में, माइनस चूँकि था तो -3/2। अच्छा, बी का इतना आंसर आ चुका, बी बोले तो XYZ ना, तो x का आंसर 1 आ गया, y का 1/2 और z का आंसर -3/2, जो अगले पेज में लिखा हुआ है, देख लो। अब चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 15 तक बहुत इजी है, 16 भी बहुत आसान है, बनाए नहीं है हम, सिर्फ एक ही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का था, इसलिए सिर्फ थोड़ा समझा दिया है। बोलता है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस, यानी कि 4 किलो प्याज है, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, 60 रुपये का है। और 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का दाम 90 रुपया है। और 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का दाम 70 रुपया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सीधा बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का कॉस्ट क्या होगा पर केजी, यानी 1 kg अनियन का, 1 kg वीट का और 1 kg राइस का कॉस्ट क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, डायरेक्ट नहीं, मैट्रिक्स मेथड से। तो मान लेते हैं 1 kg अनियन 100 रुपये का है, 1 kg वीट रुपया का है और 1 kg राइस Z रुपये का है। अच्छा, गौर से देखो, 1 kg प्याज 100 रुपये का मिलता है, तो 4 kg कितने का मिलेगा, 4x का, और ये 3y + 2z बराबर 60, इस तरह से। उसी तरीके से जब सेकंड केस में जाएंगे तो कितना किलो है भाई, तो 2 किलो प्याज है, तो 2x + 4y + 6z बराबर 90। थर्ड केस की बात करें तो 6x + 2y + 3z बराबर 70। इस तरह से 3 इक्वेशन तैयार हो गया। अब जब 3 इक्वेशन तैयार हो गया तो XYZ निकालना है, तो 3 मैट्रिक्स बनेगा ABC। ए बोलते हैं x के आगे, y के आगे, z के आगे वाला, देखो 4 3 2 है पहला लाइन, दूसरे में 2 4 6 है दूसरा लाइन, तीसरे में 6 2 3 है तीसरा लाइन, बी बनेगा वेरिएबल वाला और सी बनेगा बराबर के बाद कांस्टेंट वाला। अब आगे हम बनाए नहीं हैं, आप बना लोगे, ए का इन्वर्स निकालोगे, सी से मल्टीप्लाई करोगे, बी का आंसर आ जाएगा। चलो, ये तो था सॉल्यूशन वाला पार्ट, यानी जिसमें XYZ निकाला गया है। अब है शुरू का क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, जिसमें आपको चेक करना है, सॉल्व नहीं करना है, आपको चेक करना है कि आंसर होगा कि नहीं होगा, यानी XYZ का आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब निकलेगा तो उसको कंसिस्ट बोलेंगे और नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्ट बोलेंगे। कंसिस्ट का मतलब पॉसिबल है, इनकंसिस्ट का मतलब पॉसिबल नहीं है। अच्छे देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बस दो बातों पर खाली ध्यान देना है, सवाल से ही समझ जाओगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको पता करना है, एग्जामिन करना है ये कंसिस्ट है कि नहीं इक्वेशन। तो पहले मैट्रिक्स A बनाएंगे, A किसको बोलते हैं, x के आगे y के आगे वाला, 1 और 2 था पहला लाइन,
इसमें 2 और 3 है दूसरा लाइन। आप इसका डिटर्मिनांट निकालोगे और डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं है, तो वो ऑलवेज कंसिस्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है, अगर किसी भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड अगर तीनों प्रेजेंट है तो उसका जो डिटर्मिना मैट्रिक्स फॉर्म करेगा उसका डिटर्मिनांट फाइंड करेंगे। अगर वो ज़ीरो नहीं देता है, प्लस में दे माइनस में दे मैटर नहीं है, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है ना, तो वो कंसिस्ट करेगा यानी आंसर देगा। अब क्या देगा वो सॉल्व करके पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ज़ीरो नहीं आया तो, अगर ज़ीरो आ गया तो क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 में समझाते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, एक्स के आगे 3 है, वाई के आगे -1, जेड के आगे -2, पहला लाइन एक्स इसमें है ही नहीं तो ज़ीरो लगा के एक्स जोड़ दिया जाए, तो 0 2 -1 दूसरा लाइन, इसमें एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है तो इसमें 0 जेड जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो वही 3 -5 0 आ गया। अच्छा सी मैट्रिक्स दिख रहा है 2 -1 3, यहाँ सी का यूज़ नहीं किए थे, यहाँ सी का यूज़ किए हैं, उसके पीछे का रीज़न तुमको समझ में आएगा। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, कॉन्सेप्ट यही है कि आप मैट्रिक्स ए फॉर्म करो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर वो ज़ीरो नहीं आता है तो कंसिस्ट है, लेकिन अगर ज़ीरो आ गया तो इनकंसिस्ट नहीं होगा, आगे काम करना पड़ेगा। अगर वो ज़ीरो आ गया तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और उसको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद, एडजॉइंट निकालना हम लोग जानते हैं ना, कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज करते हैं, तो एडजॉइंट निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स है ना, मल्टीप्लाई करेगा तो मैट्रिक्स ही देगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करें, अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं आता है तो इनकंसिस्ट होगा, यानी आंसर नहीं देगा। ध्यान से सुनना, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। आप मैट्रिक्स ए बनाओ, ए का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इनकंसिस्ट हो गया, लेकिन अगर ज़ीरो के बराबर है तब हम उससे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखेंगे कि वो ज़ीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ज़ीरो नहीं दे रहा है तो इनकंसिस्ट है, ठीक है ना। अगर ज़ीरो देगा तो क्या होगा, तब वहाँ पे दो सॉल्यूशन है, वहाँ पे कंसिस्ट भी हो सकता है और इनकंसिस्ट भी हो सकता है। तो वो केस तो तुम्हारे से ये बोर्ड वाले क्वेश्चन में देता ही नहीं है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, बस इसको यहाँ ध्यान देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ज़ीरो दे दिया तो उसका एडजॉइंट निकालने का, सी से मल्टीप्लाई करने का, अगर वो नॉन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है यानी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आया, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं आया तो इनकंसिस्ट, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्ट का मतलब नो सॉल्यूशन। चलिए, तो अभी फ़िलहाल डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ चुका है, तो हमको ए का क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। अच्छे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, निकाल दिए हैं। सबसे पहले तो यार ए को लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखने के बाद सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। अब एक एक समझाना को पहले से पता है, सारे कोफैक्टर निकालेंगे, देख लो। जब सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे तो एडजॉइंट निकालने का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ लेकिन ट्रांसपोज फॉर्म में, यानी रो वाला कॉलम लिख देना है, A11 A12 A13 पहला कॉलम, A21 A22 A23 जो सेकंड रो होना चाहिए था उसको सेकंड कॉलम बना देंगे, A31 A32 A33 जो थर्ड रो होता है उसको थर्ड कॉलम बना देंगे। तो ये इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकलने के बाद इसको हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो रिजल्ट ये आया -5 -3 -6, क्या ज़ीरो है, नहीं ना, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा, नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्ट होगा। सो गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर, एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, अलजेब्रा ख़त्म हो गया। अब मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन जो हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ 4.2 में ही सॉल्व कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कीजिएगा, है ना। उस पर अभी हम चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन हमको कैलकुलस चालू करना है इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अलजेब्रा पर ख़त्म हुआ। अगर सही से देखा जाए तो बैचेस जो फ्लोरी वाले ब्रांच में पढ़े हैं उनको ITF हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ITF दोबारा पढ़ाएंगे लेकिन कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये ख़त्म हो गया आपका। अब चैप्टर 5 स्टार्ट होगा कैलकुलस से, ठीक है ना। कैलकुलस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे और कोचिंग खुल जाए।
कोचिंग अगले महीना 15 जून तक खुल सकता है, ठीक है ना। तो तैयार रहिएगा।